बेशरम पड़ोसी। उसने जानबूझकर अपने बोरवेल का पाइप मेरे धान के खेत की तरफ मोड़ दिया। जब मैं उस गंदगी से भरे बदबूदार पानी को अपनी फसलों के ऊपर उमड़ते हुए देख रहा था तो मैंने न तो कोई लड़ाई की और न ही पुलिस को बुलाया। इसके बजाय मैंने चुपचाप उस गंदे पानी को खेत में पूरी तरह सूख जाने दिया। फिर मैंने पॉपुलर के कई 100 पेड़ लगा दिए। जब पूरे गांव के लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे कि मैं बहुत भोला हूँ और मुझे आसानी से दबाया जा सकता है, तो उन्हें ये नहीं पता था कि मेरे पैरों के पास लगे उन नए पेड़ों की जड़ें चुपचाप रेंगती हुई पड़ोसी के घर की नींव की तरफ बढ़ रही थी। हमेशा की तरह एक सुबह मैं अपने धान के खेत में गया, लेकिन जैसे ही मैंने वहां कदम रखा मुझे तुरंत अपने टखनों के पास एक अजीब सी गर्माहट महसूस हुई। फिर एक इतनी भयंकर बदबू आई कि उल्टी होने लगी, जिसने सीधे मेरे नाक पर वार किया। वो मल की बदबू थी। अचानक मेरा पेट घूमने लगा। मैंने खुद देखा कि मेड़ के किनारे से भूरे और पीले रंग का एक लिक्विड उबलकर बाहर निकल रहा था, जो बहता हुआ मेरे पाले पोसे धान के खेत की तरफ जा रहा था। जो फसलें पहले हरी भरी हुआ करती थीं, वे अब पीली पड़ रही थीं और मुरझा रही थीं। उस पल मैं जहां खड़ा था वहीं जम गया। बहुत दर्द हुआ। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सीने में खंजर घोंप दिया हो। ये धान का खेत मुझे मेरी माँ ने खुद भरोसे के साथ सौंपा था। ये हमारे पूर्वजों की बची हुई इकलौती विरासत थी। मैं उस जगह की तरफ बढ़ा जहां से वो गंदा पानी आ रहा था। जब मैंने घास को हटाया तो मुझे वहां मिट्टी में धंसा हुआ एक भूरे रंग का पीवीसी का पाइप दिखाई दिया, और उस पाइप का दूसरा सिरा वो सीधे हमारे पड़ोसी वांग दहाय के घर की तरफ जा रहा था, वहां उसके नए बने आलीशान बंगले की तरफ। ऐसा लगा जैसे मेरे दिमाग में कुछ ब्लास्ट हो गया हो। अचानक गुस्से में मेरा पूरा शरीर तपने लगा। मैंने अपनी हथेलियों को कसकर भींच लिया। मैं अत्यधिक चिढ़ के कारण कांप रहा था। अचानक मेरे दिमाग में वांग दहाय का वो घमंडी और बकवास चेहरा आ गया। वो हमेशा यहाँ के लोगों पर धौंस जमाता था और हुक्म चलाता था। वो खुद को न जाने कौन सा राजा समझता था जो दूसरों को अपने पैरों की धूल समझता हो। यहाँ तक कि जब वो अपना बंगला बनवा रहा था तब भी उसने सिर्फ थोड़ी सी एक्स्ट्रा जमीन हड़पने के लिए हमारे धान के खेत की मेड़ को जबरदस्ती अंदर की तरफ धकेला था। उसकी की गई सारी बेशर्मी मेरे दिल में धड़कते हुए लोहे की तरह धंस गई थी। उस समय मेरा मन कर रहा था कि मैं सीधे उस पर हमला कर दूं, उसकी कॉलर पकड़ूं और उससे पूछूं कि क्या उसका दिल भी मल में डूबा हुआ है। लेकिन जैसे ही मैंने कदम बढ़ाया मुझे घर पर अपनी बूढ़ी माँ का ख्याल आ गया, इसलिए मैंने खुद को रोक लिया। मैंने अपने गुस्से को शांत करने की पूरी कोशिश की। मैंने उन गालियों और गुस्से को वापस निगल लिया जो मेरी जुबान की नोक पर आ चुके थे। उसके जैसे लोगों के साथ अगर मैं सिर्फ लड़ाई करूंगा तो कुछ हासिल नहीं होगा। अगर मैं पुलिस में शिकायत भी कर दूं तो आखिर में वो केस भी बेकार ही चला जाएगा। वे ज्यादा से ज्यादा यही कर सकते हैं कि उस पाइप को हटवा देंगे और फिर फसलों के नुकसान के बदले मुझे कुछ पैसे दे देंगे। लेकिन मेरी गरिमा का क्या, और मेरी इस जमीन का क्या जिसे उसने इस तरह बर्बाद कर दिया और टॉयलेट बना दिया। वो पैसा उसके लिए महज चंद सिक्के हैं। वो उल्टा यही सोचेगा कि हर चीज को उसके पैसों से खरीदा और छुपाया जा सकता है, और निश्चित रूप से अगली बार उसकी करतूतें और भी बदतर हो जाएंगी। मैंने आसपास नजर दौड़ाई। पूरा धान का खेत शांत था। मुझे सिर्फ धान की फसलों से टकराती हुई हवा की सरसराहट ही सुनाई दे रही थी। मैं नीचे बैठा और उस पीवीसी पाइप को हाथ लगाया जो लगातार गंदा पानी उगल रहा था। वो ठंडा और कड़ा था। मैंने वांग दहाय के बंगले की नींव को ध्यान से देखा। मैंने ये अंदाजा लगाना शुरू किया कि वो पाइप कहाँ दबा हुआ है और खेत से उसके घर की नींव कितनी दूरी पर है। धीरे धीरे मेरी आंखों से गुस्से की आग गायब हो गई और उसकी जगह एक प्लान ने ले ली। रात होने पर मैंने घर में खेती के बारे में हमारे परिवार की एक पुरानी किताब ढूंढी। ये मेरे परदादा की विरासत थी। इसमें पौधों के बारे में प्राचीन ज्ञान लिखा हुआ था। मैंने धीरे धीरे पन्ने पलटे और मैं पॉपुलर के पेड़ वाले पेज पर आकर रुक गया। वहां लिखा था कि पॉपुलर की जड़ें बहुत ही आक्रामक होती हैं। ये बहुत तेजी से बढ़ता है और किसी भी चीज को भेद कर अंदर धंस सकता है। ये मिट्टी को मजबूत तो बना सकता है, लेकिन ये मजबूत पत्थरों को भी तबाह कर सकता है। मैं मन ही मन मुस्कुरा दिया। अगली सुबह सूरज उगने से पहले ही मैंने अपनी कुदाल कंधे पर उठाई और खेत की तरफ चल दिया। जब गांव के लोगों ने मुझे देखा तो सबने सोचा कि मैं सिर्फ अपने बर्बाद हुए खेत को साफ करने जा रहा हूँ, लेकिन मैं उस घिनौनी जगह के पार निकल गया। मैं दूसरे छोर पर गया और चुपचाप एक नाली खोदने लगा। कोई नहीं जानता था कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, और कोई नहीं जानता था कि एक सोचे समझे बदले की शुरुआत हो चुकी थी। पड़ोसी गांव से उधार मांगे गए पुराने डीजल वाटर पंप की आवाज कानों को बहरा कर देने वाली थी, बिल्कुल किसी थके हुए बैल की तरह जो बेकाबू हो रहा हो। मैंने नली ली और उसे उस काले बदबूदार कीचड़ से भरे खेत में डाल दिया। वो गंदा पानी जिसमें सड़े हुए धान घुले हुए थे पाइप द्वारा एक साथ सोख लिया गया और दूर की नालियों में फेंक दिया गया। उस दुर्गंध से पूरा गांव महक उठा। वहां से गुजरने वाला ऐसा कोई नहीं था जो अपनी नाक न ढक रहा हो। उन्होंने मुझे एक अजीब नजर से देखा। वांगचेन, जो गांव के एक बुजुर्ग थे और जिन्होंने मुझे बड़े होते देखा था, अपनी बैसाखी थामे कांपते हुए मेरे करीब आए। शोली, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम दोबारा धान लगाने के लिए पानी सुखा रहे हो? तुम्हें इसमें बहुत समय लग जाएगा। ये जमीन इस साल के लिए बर्बाद हो चुकी है।
अगर तुम धान नहीं लगाओगे तो तुम दोनों माए बेटे क्या खाओगे? तुम लोगों को तो ये जमीन विरासत में मिली थी। मैंने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। मैंने बस चुपचाप उस धान के खेत को देखा जो धीरे धीरे सूख रहा था। ठीक उसी समय एक तेज हॉर्न की आवाज गूंजी। वांग दहाई की नई काली कार ने अचानक ब्रेक लगाया और वो खेत के किनारे आकर रुक गई। उसने कार की खिड़की नीचे की और अपने चेहरे पर एक अपमानजनक मुस्कान के साथ अपना मोटा सिर बाहर निकाला। मैंने गांव के तमाशा देखने वाले लोगों की दबी हुई हंसी सुनी। मैंने धीरे से अपना सिर ऊपर उठाया और चुपचाप उसे घूरने लगा। साफ तौर पर उसे मेरे इस रिएक्शन की उम्मीद नहीं थी। उसके दिमाग में यह था कि मैं अभी रो रहा हूंगा या फिर उस पर हमला करके लड़ाई कर रहा हूंगा, और उसके बाद वो घमंड से मुझे एक भिखारी की तरह भगाने के लिए कुछ 100 रुपए फेंक देता। लेकिन मैंने उसे वो मौका नहीं दिया। मैंने अपनी नजरें हटा ली। बिना कुछ बोले मैं मुड़ा और वापस पाइप को ठीक करने में लग गया। मैं बिल्कुल शांत था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ऐसा लगा जैसे उसने हवा में मुक्का मार दिया हो। उसका मूड खराब हो गया। वो लगातार कड़वे शब्द बोलकर गालियां बकता रहा और फिर एक्सीलेटर पर पैर दबाया और कार भगाकर वहां से चला गया। वांग दहाई के इस घमंड को देखकर बुजुर्ग वांग चेन गुस्से से कांप रहे थे। उस बदतमीज ने सचमुच सारी हदें पार कर दी थीं। शोली, तुम डरो मत, मैं शिकायत करने के लिए पंचायत जाऊंगा, कोई फायदा नहीं है, मैंने जवाब दिया। उस जैसे इंसान से बहस करना खुद को अपमानित करने जैसा है। कुछ दिन बीत गए और आखिरकार खेत का वो पानी सूख गया। वो जो कभी धान का खेत था अब एक बदबूदार दलदल बन चुका था। कुछ ही देर में वहां एक ट्रक आया जिसने गांव के लोगों को और ज्यादा हैरान कर दिया। वो हमारे खेत के किनारे आकर रुका। उस ट्रक में धान के बीज या खाद नहीं बल्कि पॉपुलर के पेड़ों की कलियां थीं। छोटे पौधे अंगूठे के बराबर थे और बड़े मेरी बांह जितने मोटे। मैंने उन्हें उतार कर खेत के किनारे लगा दिया। गांव के चुगलखोर फिर फुसफुसाने लगे। ली का बेटा शायद पागल हो गया है, धान का खेत बर्बाद कर दिया और अब ये बेकार के पेड़ लगा रहा है। लीवन, क्या तुम गरीबी के मारे पागल हो गए हो? पेड़? गंभीरता से, भले ही वे सोने के पेड़ क्यों न हो, तुम्हें सही जगह चुननी चाहिए थी। इस नाले जैसी बदबूदार मिट्टी में भला क्या उगेगा? वैसे भी तुम अपने उस पागल पिता पर ही गए हो। वांग दहाई के उन अपमानजनक शब्दों ने मेरे दिल को चीर दिया। मेरे कुदाल चलाने वाले हाथ एक पल के लिए रुक गए। मुझे सीने में एक दम घोटने वाला दर्द महसूस हुआ, लेकिन मैंने ऊपर नहीं देखा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय मैंने और तेज कुदाल चलाना शुरू कर दिया। वांग दहाई, तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा कि ये महज पेड़ हैं जिन्हें मैं लगा रहा हूँ, या फिर तुम्हारी जिंदगी का अंत। वसंत की पहली बारिश ने सूखी जमीन को भिगो दिया। मेरे लगाए पॉपुलर के पेड़ों से हरी कलियां तेजी से निकलने लगीं। उस बंजर जमीन पर वे हरी लकीरें बहुत खूबसूरत लग रही थीं। तब से पॉपुलर का ये जंगल ही मेरी दुनिया बन गया। मैं रोज तड़के उठकर उन्हें देखता। मैं उन्हें पानी देता, खाद डालता और उनकी जड़ों के पास सफाई करता। मेरी हरकतें किसी कीमती चीज को संभालने जैसी थीं। कभी कभी मैं उन खुरदरे तनों को सहलाता जैसे अपने युद्ध के साथियों से बात कर रहा हूँ। मैं फुसफुसाता कि काश वे जल्दी बड़े हो जाएं, क्योंकि जितनी तेजी से वे बड़े होते मेरी उम्मीदें भी उतनी ही बढ़ती। धूप और हवा में काम करने के कारण मेरा चेहरा काला और सख्त हो गया था। मेरी हथेलियों पर छाले पड़ गए थे, लेकिन मेरी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, इंतजार और बेरहम प्लानिंग की। गांव वालों की अफवाहें पागल से बदलकर दिमाग फिर गया है तक पहुंच गईं। वे नहीं समझ सकते थे कि मेरे जैसा किसान धान की खेती क्यों छोड़ेगा, सिर्फ इन बेकार के पेड़ों के लिए जिन्हें खाया भी नहीं जा सकता। बुजुर्ग वांग चेन ने भी कई बार आकर मुझे समझाया, आहें भरी और कहा कि इन पेड़ों को उखाड़ दो, लेकिन मैं सिर्फ मुस्कुराकर मना कर देता। उनकी बातों का अब मुझ पर कोई असर नहीं था। समय बीतता गया और वांग दहाई के उस महल जैसे आलीशान बंगले में छोटी मोटी दिक्कतें शुरू हो गईं। एक दोपहर मैंने जानबूझकर उसके घर के पिछले हिस्से से गुजरने का नाटक किया। मेरी नजरों ने तुरंत दीवार के पास नींव से ऊपर उठती एक बाल जैसी बारीक दरार को पकड़ लिया। मेरा दिल खुशी से धड़क उठा। कुछ ही दिनों बाद वांग दहाई ने उन्हें ठीक करने के लिए राजमिस्त्री को बुलाया। मैं दीवार के पीछे छुपकर उनकी बात सुनने लगा। राजमिस्त्री कह रहा था कि नींव धंस रही है, लेकिन वांग दहाई मानने को तैयार नहीं था और अपने कारीगरों पर चिल्ला रहा था। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। जल्द ही पाइप्स ब्लॉक होने लगे और पूरा अहाता बदबू से भर गया। वो लगातार प्लम्बर को गालियां देता और खराब काम का दोष देता, लेकिन उसने कभी भी असली वजह के बारे में नहीं सोचा। दूसरी तरफ मैं मेड़ पर खड़ा होकर अपने पॉपुलर के पेड़ों को निहारता रहता। अब उनमें महज कोमल कलियों का कोई नामो निशान नहीं बचा था। उनकी शाखाएं और पत्तियां हरी भरी होकर लहलहा रही थीं और गर्मी की धूप में जिंदगी से पूरी तरह सराबोर थीं। मैं जमीन के नीचे चल रहे उस खेल को अच्छी तरह महसूस कर सकता था जिसे कोई और नहीं देख पा रहा था। वे मजबूत जड़ें जमीन के नीचे मेरे उन जांबाज सैनिकों की तरह थीं जो एक इकलौते मिशन पर निकले थे, चुपचाप आगे बढ़ना और वांग दहाई के बंगले के नीचे के हिस्से पर पूरी तरह कब्जा कर लेना। एक आधी रात को जब सब सो रहे थे, मैं हाथ में एक काली बाल्टी लिए चुपचाप अपने जंगल के अंदर गया। उस बाल्टी के अंदर जड़ों को बहुत तेजी से बढ़ाने वाला एक स्पेशल केमिकल था। मैंने बहुत आराम से उस लिक्विड को उन पॉपुलर के पेड़ों की जड़ों में डाल दिया जो वांग दहाई के घर की नींव के सबसे करीब थे। जैसे ही वो लिक्विड मिट्टी में सोख लिया गया, वो तुरंत गायब हो गया। लेकिन सिर्फ मैं
मैं ही जानता था कि जमीन के नीचे एक बहुत बड़ा खेल शुरू हो चुका था। पॉपुलर के पेड़ इतनी तेजी से बढ़े कि आप इसे अपनी आंखों से साफ देख सकते थे। हर एक पत्ता मानो जीत का जश्न मना रहा था। दूसरी तरफ वो बंगला जो दौलत और घमंड का प्रतीक था, वो जमीन के नीचे उसी हिस्से से चुपचाप और धीरे धीरे तबाह हो रहा था जिसे बाहर से कोई नहीं देख सकता था। 1 साल बीत गया। मेरे वे पेड़ जिनका वे मजाक उड़ाते थे अब आदमी की ऊंचाई से भी ऊंचे हो चुके थे। जो पेड़ कभी अंगूठे जितने पतले थे अब एक बच्चे की बाह जितने चौड़े हो गए थे। गर्मियों में उनकी पत्तियां इतनी घनी हो जाती थीं कि वे एक हरी बाड़ की तरह दिखते थे। इसी बीच वांग दहाय के घर के बाहर की दरारें मकड़ी के जाले की तरह फैलने लगी। दीवार का पेंट उखड़ने लगा। पहली मंजिल के दरवाजे का फ्रेम टेढ़ा हो गया था, इसलिए दरवाजा बंद करने के लिए उसे जोर से पटकना पड़ता था। वो परेशान होने लगा, इसलिए उसने सस्ते मजदूरों के बजाय शहर से प्रोफेशनल कारीगर बुलाए। कारीगरों ने घर का मुआयना किया और वांग दहाय को दरारें दिखाई। बॉस वांग, समस्या सिर्फ दीवार की नहीं है, नींव कमजोर हो गई है। बाहर से इसे ठीक करना बेकार है। ये घाव को ढंकने जैसा है जबकि अंदर मवाद भर रहा है। अगर इसे ठीक करना है तो नींव को दोबारा मजबूत करना होगा और ये बहुत बड़ा काम है। जब वांग दहाय ने सुना कि काम बहुत बड़ा है तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। परेशानी के अलावा वो ज्यादा पैसे खर्च नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने मजदूरों को सिर्फ दीवार की सबसे खराब दरारों पर पेंट करने का आदेश दिया। उसने खुद को यह झूठ बोलकर तसल्ली दी कि समस्या सुलझ गई है, लेकिन उसका दुख खत्म नहीं हुआ। जमीन के नीचे के पानी के पाइप लीक करने लगे, जिससे रसोई और बाथरूम में हमेशा फर्श गीला रहता। एक दिन प्लम्बर ने पाइप देखने के लिए जमीन खोदी। मैं पास ही खड़ा था, काम करने का नाटक कर रहा था, लेकिन उनकी हर हरकत पर नजर रखे हुए था। प्लम्बर ने पाइप के अंदर से एक काली उलझी हुई चीज निकाली, सफेद और छोटी जड़ों का गुच्छा। मेरी धड़कनें तेज हो गईं। प्लम्बर बुदबुदाया, पाइप के अंदर ये जड़ें कहां से आईं? वांग दहाय करीब आया और अंदर देखा। उसने हाथ हिलाकर चिढ़ते हुए कहा, बकवास पाइप, इसे तुरंत साफ करो और नया लगाओ। ये शायद किसी घास फूस की जड़ें होंगी। उसे अब भी कोई अंदाजा नहीं था। उसे अब भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके घर की बदकिस्मती और मेरे स्वस्थ पेड़ों में क्या संबंध है, लेकिन मुझे पता था वो उसके दिमाग में शक के बीज बो रहा था। गांव में अफवाहें फैलने लगी, घर 1 साल में ही टूट रहा है, पाइप हमेशा जाम रहते हैं। लोग हैरान थे और उन्होंने वांग दहाय के अहंकार को दोष देना शुरू कर दिया। जब ये बातें वांग दहाय तक पहुंची तो वो गुस्से से पागल हो गया, लेकिन अपनी गलती मानने के बजाय उसका घमंड और बढ़ गया। उसने और महंगी कार खरीदी और दुकान पर सबको महंगी सिगरेटें पिलाई। वो अपनी नई डील्स के बारे में चिल्ला चिल्ला कर अपनी अमीरी दिखा रहा था ताकि अफवाहें बंद हों और वो खुद को सबसे ऊपर साबित कर सके। उसके दिखावे को देखकर मैं मन ही मन मुस्कुराता। रोज बिना चूके मैं अपने जंगल की देखभाल करता, अतिरिक्त शाखाएं काटता ताकि धूप अंदर आ सके और मिट्टी खोदता ताकि जड़ें और दूर तक फैल सकें। एक दोपहर वांग दहाय का बिगड़ा हुआ बच्चा हमारे गेट के सामने खेल रहा था। गेंद जोर से मारी गई और सीधे मेरे जंगल के अंदर जा गिरी। बच्चा मुझे गाली देते हुए अंदर भागा, लेकिन पेड़ों और जड़ों के उलझाव के कारण वो आगे नहीं बढ़ पाया। मैं एक पेड़ के सहारे खड़ा होकर उसे लाचार होते देख रहा था। मुझे अंदर से एक गहरी खुशी हुई। यह तो सिर्फ शुरुआत है, वांग दहाय। आधी रात को जब सब सो रहे थे मैंने एक और कदम उठाया। मैंने एक पुराना स्टेथोस्कोप लिया और चुपके से बाड़ के पास गया। मैंने जमीन पर स्टेथोस्कोप रखा और अपनी सांसें रोक ली। मुझे धीमी आवाजें सुनाई दी। जड़ें जमीन के नीचे रेंग रही थीं, मिट्टी को चीर रही थीं। मैंने आंखें बंद की और मुस्कुराया। 3 साल बाद मेरे पेड़ छत से भी ऊंचे हो चुके थे, जबकि उसका बंगला तबाह हो रहा था। दीवारें फट रही थीं, वायरिंग खराब हो रही थी और बिजली के उपकरण बिना किसी कारण के शॉर्ट सर्किट हो रहे थे। यहाँ पर आकर वांग दहाय सचमुच डर गया। उसने सीधे शहर से सबसे मशहूर कंस्ट्रक्शन कंपनी को बुलाया। यूनिफॉर्म पहने हुए इंजीनियर्स वहां पहुंचे, जो अपने साथ न जाने कौन कौन से महंगे उपकरण लाए थे। 2.5 दिनों तक उन्होंने पूरे आसपास के इलाके का मुआयना किया। जब उन्होंने शुरुआती नतीजे जारी किए तब मैं अपने जंगल में घास साफ करने का नाटक कर रहा था, लेकिन असल में मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था। मैंने हेड इंजीनियर को सुना। जब उसने वांग दहाय से बात की तो उसकी आवाज बेहद गंभीर थी। बॉस वांग, समस्या दीवार में नहीं है, वो नीचे है। ऐसा लगता है कि आपके घर की नींव जवाब देने वाली है। अगर हम सिर्फ दरारों को ठीक करते हैं तो इसका कोई फायदा नहीं है। वो महज एक अस्थायी इलाज होगा। अगर आप इसे सचमुच ठीक करना चाहते हैं तो खुद नींव को फिर से मजबूत करना होगा। वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इंजीनियर पल भर के लिए रुका और उसने मेरे पॉपुलर के पेड़ों की दिशा में इशारा कर दिया, जिसने न चाहते हुए भी स्थिति को और बिगाड़ दिया। इसके अलावा नींव के पास बहुत तेजी से बढ़ने वाले और भारी जड़ों वाले कई पेड़ मौजूद हैं। इन पॉपुलर के पेड़ों की तरह संभावना है कि यही एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से नुकसान बहुत तेजी से बढ़ा है। वांग दहाय के दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई। उस पल उसके दिमाग में चल रहा गहरा शक पूरी तरह से बढ़ गया और धीरे धीरे एक जहरीली बेल की तरह तब्दील हो गया। लेकिन वो तुरंत आग बबूला नहीं हुआ। वांग दहाय एक ऐसा इंसान था जिसका घमंड बहुत ऊंचा था और वो किसी भी कीमत पर अपमानित नहीं होना चाहता था। वो गांव के लोगों को कभी ये पता नहीं चलने देना चाहता था कि उसका आलीशान बंगला, जिसे उसने अपनी आधी जिंदगी की कमाई लगाकर बनवाया था, असल में एक नाकाम और आसानी से ढह जाने वाला प्रोजेक्ट था।
और अब वो पड़ोसी के कुछ बेकार पेड़ों की वजह से तबाह होने की कगार पर था। इसलिए उसने ये अफवाह फैला दी कि उसने बहुत भारी मुनाफा कमाया है और उसके घर का मौजूदा डिजाइन अब उसके लिए बहुत पुराना हो चुका है। उसने कहा कि वो घर को अंदर से लेकर बाहर तक रेनोवेट करने और खूबसूरत बनाने के लिए कई मिलियन रुपए खर्च करने वाला है। उसने जानबूझकर कोने की किराना दुकान के पास अपनी आवाज को ऊंचा रखा और घमंड से चिल्लाया कि वो पूरे घर के फर्नीचर को इटली से मंगाए गए इंपोर्टेड फर्नीचर से बदलने जा रहा है। उस पूरे दिखावे के बाद आखिरकार वो मेरे पास आया। उस दोपहर मैं अपने अहाते में धान सुखा रहा था। मैंने उसे मुंह लटकाए हुए देखा, जैसे उस पर आसमान और जमीन दोनों टूट पड़े हों। वो मेरे दरवाजे पर इस तरह आकर खड़ा हो गया जैसे कोई कर्ज वसूलने आया हो। लीवन, तुम्हारे ये बकवास पेड़ इतनी तेजी से कैसे बढ़ रहे हैं? हैं? क्या तुमने वहाँ कोई बैन किया हुआ केमिकल इस्तेमाल किया है? मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, अगर उन पेड़ों की वजह से मेरे घर पर कोई असर पड़ा तो हम सचमुच आपस में निपट लेंगे। उसके शब्दों में गहरा शक मिला हुआ था और साफ तौर पर यह एक गंभीर धमकी थी। मैं धीरे से सीधा खड़ा हुआ और अपने हाथों की धूल झाड़ दी। मैंने अपनी आंखों में बिना किसी भाव के उसकी नजरों का सामना किया और बहुत शांत होकर जवाब दिया, बॉस वांग, ये तो अच्छी बात है कि मेरे पेड़ इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि मेरी जमीन बहुत अच्छी और उपजाऊ है। मेरे होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान उभर आई। रही बात तुम्हारे घर की, तो मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। काश जब तुम इसे बनवा रहे थे तब तुमने ये पक्का किया होता कि उसकी नींव मजबूत हो। मैंने ये बात बहुत ही शांत लहजे में कही थी, लेकिन उस वक्त ये एक जोरदार तमाचे की तरह लगी। इसने वांग दहाई के चेहरे को पूरी तरह से धो दिया। उसका चेहरा तुरंत गहरे गुस्से से लाल हो गया। उसने अपनी कांपती हुई उंगली से मेरी तरफ इशारा किया। तुम बस मेरे लिए तैयार रहो। मेरी दलीलों के आगे उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। इसलिए आखिर में एक गुस्से से भरे सांड की तरह वो महज एक बेकार धमकी छोड़कर गालियां बकता हुआ वहां से चला गया। मैंने उसे लगभग दौड़ते हुए जाते देखा, जबकि मेरा दिमाग लगातार मुस्कुरा रहा था। आखिरकार उसे शक होना शुरू हो गया था, लेकिन अफसोस कि अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि शुरुआत से ही इस लड़ाई का पूरा कंट्रोल मैंने अपने हाथों में मजबूती से थाम रखा था। आधी रात को जब हर तरफ अंधेरा था और हवा बहुत तेज चल रही थी, मैं चुपके से एक बार फिर अपने पेड़ों के जंगल में गया। इस बार मैं अपने साथ जड़ों को बढ़ाने वाले बेहद असरदार केमिकल और मजबूत लोहे को भी गला देने वाले एसिड का एक स्पेशल मिक्सचर लेकर गया था। मैंने वो सब उन पेड़ों की जड़ों के आसपास उड़ेल दिया। आगे बढ़ो मेरे जांबाज सैनिकों। आखिरी हमला शुरू हो चुका था। मैं ये नहीं चाहता था कि वो अपने घर को महज पैचवर्क करके बचाने की जिद करे, बल्कि मैं इसे इसकी जड़ों से ही नेस्तनाबूद करना चाहता था। एक ऐसा मुकम्मल पतन जिसे कभी ठीक न किया जा सके। कर्मा अक्सर सबसे अप्रत्याशित समय पर अपने सबसे बेरहम रूप में सामने आता है। वो एक बेहद ठंडी रात, हवा इस तरह रो रही थी मानो आत्माएं चीख रही हों। पूरे गांव के लोग गहरी नींद में सो रहे थे कि तभी अचानक एक बहुत जोरदार धमाका हुआ। एक कान बहरा कर देने वाली गड़गड़ाहट ने रात के सन्नाटे को पूरी तरह से चीर दिया। फिर तुरंत ही वांग दहाई के घर से चीख पुकार और अफरा तफरी की आवाजें आने लगी। मैं झटके से बिस्तर से उठा, अपने कपड़े संभाले और दौड़कर बाहर झांका। मैंने साफ देखा कि उनका पूरा अहाता पूरी तरह से पानी से घिर चुका था और पानी ऊपर की तरफ उछल रहा था। जमीन के नीचे मौजूद उनकी पानी की मुख्य पाइपलाइन ब्लास्ट हो चुकी थी। वो ठंडा पानी जमीन के नीचे से किसी पागल फाउंटेन की तरह बाहर उबल रहा था। पलक झपकते ही उनका पूरा अहाता मानो एक समंदर बन गया। जब सुबह हुई तो प्लम्बर वहां पहुंचे और उन्होंने जमीन खोदना शुरू किया। वहां मौजूद तमाशाबीन लोगों के साथ साथ खुद वांग दहाई की भी घबराहट के मारे सांसें थम गईं। जो नजारा उनके सामने उभर कर आया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। पेड़ों की वे विशाल जड़ें किसी बड़े कटोरे जितनी मोटी हो चुकी थीं। वे मजबूत लोहे के पाइप से इस तरह लिपटी थीं और उसे दबा रही थीं कि उन्होंने पाइप को पूरी तरह से भींच दिया था जब तक कि वो ब्लास्ट नहीं हो गया। लेकिन वो भी सबसे डरावनी चीज नहीं थी। जैसे जैसे गड्ढा और गहरा खोदा गया, नींव के निचले हिस्से का नजारा और भी खौफनाक होता गया। छोटी और बड़ी जड़ों के एक विशाल जाल ने वहां एक महामशीन की तरह कब्जा कर लिया था, जिसकी वजह से घर के नीचे की मिट्टी पूरी तरह से दलदल बनकर ढह चुकी थी। मजबूत सीमेंट की नींव अब दरारों से पूरी तरह भर चुकी थी। कुछ हिस्से ऐसे थे जहां नींव ऊपर की तरफ उभर आई थी और उसमें गहरी दरारें पड़ चुकी थीं। घर का पूरा ढांचा एक तरफ झुकना शुरू हो गया था, जिसे अब ठीक कर पाना मुमकिन नहीं था। जब वांग दहाई ने तबाही के इस मंजर को देखा तो अचानक उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो कागज की तरह सफेद पड़ गया। अब उसके दिमाग में सारी कहानी बिल्कुल साफ हो चुकी थी। ये किसी खराब फेंगशुई की वजह से नहीं था और न ही घर बनाने वालों की किसी लापरवाही का नतीजा था। ये साफ तौर पर लिया गया बदला था, एक सोची समझी साजिश। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। उसके होंठ थरथरा रहे थे। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। अचानक वो एक खूंखार कुत्ते की तरह मुड़ा और अपनी जलती हुई खूंखार नजरों से मेरे पेड़ों को घूरने लगा। ली चुआन, कमीने, मैं तुझे जान से मार डालूंगा। लेकिन बदले में उसे सिर्फ हवा से टकराती हुई पेड़ों की सरसराहट की आवाज सुनाई दी। तमाशा देखने के लिए आसपास के पड़ोसी वहां जुटने लगे।
जब लोगों ने देखा कि कैसे जड़ों ने वांग दहाय के घर को पूरी तरह नेस्तनाबूद कर दिया है तो वहां भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। वे सब इस तबाही को देखकर सन्न रह गए। वे आपस में खुसफुसाने लगे। अब वे मुझे किसी हमदर्दी या हैरानी से नहीं देख रहे थे, बल्कि उनकी नजरों में खौफ मिला हुआ था और साथ ही एक गहरा सम्मान भी था। वे अब समझ चुके थे कि इस शांत रहने वाले लड़के के भीतर एक भयानक गुस्सा और ताकत छिपी हुई थी। बुजुर्ग वांग चेन लोगों के बीच खड़े थे। वे वांग दहाय के टूटे हुए घर को नहीं बल्कि मेरे शांत चेहरे को देख रहे थे। उनकी नजरों में हैरानी और एक गहरी समझ छिपी थी, जिसके बाद उन्होंने एक ठंडी सांस ली। वांग दहाय के गुस्से का जब कोई ठिकाना नहीं रहा तो उसने तुरंत सबसे आसान रास्ता सोचा, पेड़ों को काट देना। उसने तैश में आकर कुछ लालची पड़ोसियों को इकट्ठा किया। वे अपने हाथों में कुल्हाड़ियां और आरे लेकर मेरे जंगल की तरफ बढ़ने लगे। वे पागलों की तरह चिल्ला रहा था, आगे बढ़ो, हाँ काट डालो इन सारे मनहूस पेड़ों को, मैं तुम्हें हर पेड़ के बदले पैसे दूंगा। मैं बहुत शांत होकर घर से बाहर आया। मेरे हाथ में एक बेहद धारदार और चमकती हुई दरांती थी। मैं बस अपने जंगल के मुहाने पर जाकर खड़ा हो गया। ये जमीन मेरी है और ये पेड़ भी मेरे हैं। अगर किसी ने एक भी पेड़ को छूने की हिम्मत की तो देख लेना, मैं इसके खिलाफ अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ। मेरी इस भयंकर हिम्मत को देखकर वे वहीं थम गए। वे एक दूसरे का मुंह ताकने लगे और उनमें अपने हाथों की कुल्हाड़ियों को उठाने तक की हिम्मत नहीं बची। जब वांग दहाय ने यह देखा तो वो गुस्से से तिलमिला उठा और चिल्लाया, ये बहुत ज्यादा हो गया, अब बर्दाश्त के बाहर है, तुम सामने लिए तैयार रहो। वह मुड़ा और सीधे ग्राम पंचायत की तरफ दौड़ा ताकि अधिकारियों से शिकायत करके अपने लिए मदद मांग सके। जब मैं उसे वहां बदहवास होकर भागते देख रहा था तो मेरा मन पूरी तरह शांत था। मैं जानता था कि उसकी इस छटपटाहट का अब कोई फायदा नहीं होने वाला। खेल तो अभी शुरू हुआ था। वांग दहाय ने मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा मजबूत कानूनी लड़ाई लड़ने की कोशिश की। उसने एक वकील का इंतजाम किया। मेरे घर पर धमकियों से भरा एक लीगल नोटिस आया। उसमें लिखा था कि मेरे पॉपुलर के पेड़ एक पड़ोसी के रूप में उसके अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं और उसकी प्रॉपर्टी को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। आदेश दिया गया था कि मैं तुरंत सारे पेड़ काटूं और उसके पूरे नुकसान की भरपाई करूं। मैंने उस नोटिस को देखा, लेकिन मेरे चेहरे पर शिकन तक नहीं आई। मैं वो नोटिस बुजुर्ग वांग चेन के पास ले गया और उन्होंने वकील से मिलने में मेरी मदद की। वो हमारे इलाके का इकलौता लॉ ग्रेजुएट था जिसका नाम जांगसान था। उसने नोटिस को 2 बार बहुत ध्यान से पढ़ा। उसने सीधे मुझसे कहा, भाई चुआन, डरो मत, अपनी खुद की जमीन पर पेड़ लगाना तुम्हारा कानूनी अधिकार है। जब तक वे ये साबित नहीं कर देते कि तुमने जानबूझकर उनका घर गिराने के लिए ऐसा किया है, तब तक उनके लिए यह केस जीतना नामुमकिन है। और अगर वे कोर्ट जाते भी हैं तो यह पक्का नहीं है कि हम हारेंगे। ये साबित करना बेहद मुश्किल है कि तुमने जानबूझकर ऐसा किया है या नहीं। इससे मेरा हौसला और बढ़ गया। इसलिए जब वो सूट बूट पहने हुए वकील दोबारा मेरे पास आया तो मैंने बहुत शांत होकर उससे कहा, मेरे पेड़ मेरी खुद की जमीन पर हैं। मैंने किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया है, लेकिन तुम्हारे इस क्लाइंट मिस्टर वांग दहाय ने पहले पैसे बचाने के चक्कर में अपने बोरवेल का गंदा पानी सीधे मेरे खेत की तरफ मोड़ दिया था। उसने मेरी जमीन को जहरीला बनाया और मेरी फसलें बर्बाद कर दी। शायद हमें पहले उस बारे में बात करनी चाहिए। वकील का चेहरा तुरंत सफेद पड़ गया। साफ था कि वांग दहाय ने उसे कहानी का यह हिस्सा नहीं बताया था। जब कानूनी तरीके से कुछ हासिल नहीं हुआ तो वांग दहाय ने गुंडागर्दी का रास्ता चुना। उसने न जाने कहां से कुछ आवारा गुंडों को इकट्ठा किया ताकि वे रात के 10 बजे मेरे जंगल में घुसकर जबरदस्ती पेड़ों को काट सकें। उसने मुझे बहुत हल्के में ले लिया था। बेशक मैं पहले से तैयार था। मुझे उम्मीद थी कि वो ऐसा कोई हताश कदम जरूर उठाएगा, इसलिए मैंने जंगल में कुछ जाल बिछा रखे थे। वे जानलेवा नहीं थे, बस गिराने के लिए काफी थे। उनके पैरों में उलझने वाली बेलें और कुछ छोटे गड्ढे थे। उस रात मुझे जंगल के भीतर से सिर्फ चीख पुकार और गालियों की आवाजें सुनाई दी। उसके तुरंत बाद खौफ के मारे उल्टे पैर दौड़कर भागते हुए गुंडों के कदमों की आवाज आई। सुबह होते ही पंचायत में अफवाह फैल गई कि वांग दहाय के भेजे गए गुंडों को जंगल के भीतर किसी साये या भूत ने सबक सिखाया है। वे सब चेहरे पर नीलों के निशान लिए खौफ से अधमरे होकर वापस लौटे थे। उसके बाद से किसी की हिम्मत नहीं हुई कि मेरे पेड़ों के करीब भी फटक सके। उसने साम दाम दंड भेद सब आजमा लिया था, लेकिन कुछ काम नहीं आया। आखिरकार वांग दहाय पूरी तरह से निराश हो गया और जिस चीज ने उसके बचे खुचे मानसिक संतुलन को पूरी तरह से तोड़ दिया वो थी उसके घर के स्ट्रक्चर की ऑफिशियल सरकारी रिपोर्ट। उसमें साफ साफ लिखा था, सूचना, इस मकान की नींव पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है, जिसके कारण पूरा ढांचा ढहने की कगार पर है। मुख्य दीवारों पर गहरी दरारें आ चुकी हैं और मकान का टेढ़ापन अब ठीक नहीं किया जा सकता। इसे लेवल डी का एक खतरनाक भवन घोषित किया जाता है जो किसी भी समय गिर सकता है। सलाह दी जाती है कि इसे तुरंत खाली करके ढहा दिया जाए। जब वांग दहाय ने इन शब्दों को पढ़ा तो उसका भारी शरीर लड़खड़ा गया। उसके घुटने जवाब दे गए और वो वहीं जमीन पर ढेर हो गया। उसकी जिंदगी भर की आधी कमाई, जिसे उसने अपनी अमीरी का दिखावा करने और उस आलीशान बंगले को बनाने में झोंक दिया था, अब कानून की नजरों में महज सीमेंट और लोहे के चद्दरों का एक कबाड़ का ढेर बन चुकी थी। और इसके तुरंत बाद
एक के बाद एक और भी बुरी खबरें आने लगी। मुझे नहीं पता कि बैंक को ये खबर कहां से मिली, लेकिन उन्होंने तुरंत उसके घर पर अपने लोग भेज दिए। चूंकि उसकी गिरवी रखी प्रॉपर्टी की कीमत पूरी तरह गिर चुकी थी, इसलिए बैंक ने उसे अपना बचा हुआ पूरा कर्ज तुरंत चुकाने या उसके बदले उतनी ही कीमत की कोई दूसरी चीज गिरवी रखने पर मजबूर कर दिया। लेकिन अब वो और पैसे कहां से लाता? उसने अपने बिजनेस से की गई कमाई का बड़ा हिस्सा इसी घर को बनाने में झोंक दिया था। इससे भी बदतर यह हुआ कि उसके बिजनेस पार्टनर्स भी धीरे धीरे उससे किनारा करने लगे। आखिर कोई ऐसे इंसान पर कैसे भरोसा करता जो अपना खुद का घर तक नहीं बचा सका? उसकी काबिलियत और साख पर अब कौन यकीन करता? लेनदारों के फोन लगातार आने लगे। उसके वे दोस्त जो कभी सगे भाइयों की तरह होने का दम भरते थे, अब पलक झपकते ही उसे पीठ दिखाकर भाग गए। सबने उसका साथ छोड़ दिया और उसके पास छुपने की कोई जगह नहीं बची। आखिरकार एक दोपहर जब हल्की बर्फबारी हो रही थी, वांग दहाय मेरे दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। उसका वो पुराना घमंड और अकड़ पूरी तरह गायब हो चुके थे। उसका वो मोटा और चिकना चेहरा अब पीला और बेजान पड़ चुका था, जिस पर दुखों की गहरी झुर्रियां साफ दिख रही थीं। अचानक वो मेरे दरवाजे के बाहर घुटनों के बल बैठ गया। वो उस कड़ाके की ठंड में बर्फ पर घुटने टेक कर फूट फूट कर रोने लगा। अपनी नाक और आंसू बहाते हुए वह बार बार अपना सिर जमीन पर पटक रहा था, जिससे हड्डियां चटकने की आवाज साफ आ रही थी। उसके इस तरह रोने और भीख मांगने की आवाज सुनकर आसपास के चुगलखोर पड़ोसी तमाशा देखने के लिए इकट्ठा हो गए। मैंने धीरे से दरवाजा खोला। मैं अंदर खड़ा होकर ऊपर से उसे बेबसी में रेंगते हुए देख रहा था। जब वो जमीन पर घुटने टेके हुए था तो बर्फ की बूंदें उसके बालों पर गिरकर तुरंत पिघल रही थीं। वह एक ऐसे लाचार आवारा कुत्ते की तरह दिख रहा था जिसका मालिक खो गया हो। दूसरी तरफ मेरी आंखें बर्फ की तरह ठंडी थीं, जिनमें कोई भावना नहीं थी। मैंने बहुत चबा चबा कर हर एक शब्द इस तरह कहा ताकि तमाशा देख रहे पड़ोसी भी उसे साफ सुन सकें। मेरी आवाज धीमी थी, लेकिन वो एक भारी हथौड़े की तरह वांग दहाय के सीने पर जाकर बैठी। उसने झटके से अपना सिर ऊपर उठाया। आंसुओं और गंदगी से सने उसके चेहरे पर अनंत पछतावा और लाचारी साफ झलक रही थी। मैंने उसकी तरफ दोबारा नहीं देखा और जोर से दरवाजा बंद कर दिया, जिसके साथ ही उसकी सारी मिन्नतें और रोना धोना बाहर ही छूट गया। मुझे अपने इस बदले में उसकी किसी माफी की जरूरत नहीं थी। मैं तो बस ये चाहता था कि उसने जो कर्ज लिया था उसकी कीमत वो अपने खून और जिंदगी से चुकाए। आखिरकार वांग दहाय अपने घर को नहीं बचा सका। बैंक ने उसे जब्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी, लेकिन चूंकि उसके बंगले को पहले ही सरकारी तौर पर खतरनाक घोषित किया चुका था, इसलिए कोई भी उसे खरीदने या उसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं हुआ। अंत में उसे कबाड़ के माल की तरह नीलाम कर दिया गया। साल 2025 में एक औपचारिकता के तहत हुई उस नीलामी की मामूली रकम से बैंक के कर्ज का ब्याज तक नहीं चुकाया जा सका। वो दिन भी आ गया जब गांव में बुलडोजर दाखिल हुए। मशीनों के कान बहरा कर देने वाले शोर के बीच सूरज की धूप बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो आलीशान बंगला जो कभी वांग दहाय की दौलत और घमंड का प्रतीक हुआ करता था, उसे धीरे धीरे पूरी तरह ढहाकर जमींदोज कर दिया गया। दीवारें ढह गईं, सीमेंट चकनाचूर हो गया और चारों तरफ धूल का एक गाढ़ा गुबार उड़ने लगा जो धूप में चमक रहा था। उस उड़ती हुई धूल की महक और 3 साल पहले उनके बोरवेल से उमड़ी गंदगी की वो भयंकर बदबू मानो एक होकर एक बेहद परफेक्ट और तीखे कर्मा की गवाही दे रहे थे। वांग दहाय पास की ही एक पहाड़ी पर बेसुध खड़ा ये सब देख रहा था। मैं दूर से उसका चेहरा साफ नहीं देख पा रहा था, लेकिन ये साफ दिख रहा था कि उसकी वो पुरानी सीधी और अकड़ से भरी कद काठी अब पूरी तरह झुककर कुबड़ बन चुकी थी। ऐसा लग रहा था मानो उसके शरीर से रीढ़ की हड्डी ही निकाल ली गई हो। वो महज एक सूखा और खोखला ढांचा रह गया था। महज एक रात के भीतर उसके सारे बाल पूरी तरह सफेद हो चुके थे। गांव के लोग दूर खड़े होकर आपस में कानाफूसी कर रहे थे। मैं ये सब देखने के लिए बाहर नहीं गया। मैं बस अपने जंगल के भीतर पेड़ों के बीच खड़ा रहा और पत्तियों की ओट से चुपचाप देखता रहा कि कैसे उस विशाल मशीन ने उसके घर की आखिरी दीवार को भी मलबे में तब्दील कर दिया। इस जमीन पर खड़े होकर जो कभी गंदगी में डूब चुकी थी, मुझे याद आया कि कैसे पूरे गांव ने कभी मुझ पर हंस कर मेरा मजाक उड़ाया था और मुझे जज किया था। वो सारा कड़वा घूंट जो मैंने इतने समय तक पिया था, आज एक फिल्म के फ्लैशबैक की तरह मेरे दिमाग में घूम गया। मेरी आंखें भर आईं, लेकिन मुझे इस बात की कोई बहुत बड़ी खुशी महसूस नहीं हुई कि आखिरकार मेरा बदला पूरा हो गया। मुझे सिर्फ एक गहरी खामोशी और शांति महसूस हो रही थी, जैसे मेरा मिशन अब मुकम्मल हो चुका हो। पॉपुलर के पेड़ों का यह जंगल, जिसे कभी वांग दहाय ने बहुत कमतर आंका था और कचरा कहा था, आज मेरे पीछे मजबूती से सीना ताने खड़ा था, मानो मेरे सबसे वफादार सैनिक हों, पूरी तरह शांत और गर्व से भरे हुए। तभी एक छाले पड़े खुरदरे हाथ ने धीरे से मेरे कंधे को थपथपाया। वह बुजुर्ग वांग चेन थे। उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने बस चुपचाप गर्म चाय से भरा एक पुराना बर्तन मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने उसे अपने हाथों में लिया, अपना सिर ऊपर उठाया और लगातार उस गर्म चाय को पी गया। उसकी गर्मी ने मेरे सीने में बची खुची आखिरी ठंड और कड़वाहट को भी पूरी तरह से शांत कर दिया। मैंने उस जगह को देखा जहाँ कभी वांग दहाय का मकान खड़ा था, जो पूरी तरह खंडहर बन चुका था। अब मेरे दिल में सिर्फ एक सुकून बचा था। वांग दहाय, क्या तुमने इसी जमीन को कमतर नहीं आंका था? आज तुम्हारे पास इस जमीन पर पैर रखने तक का कानूनी हक नहीं बचा।
बचा है। वांग दहाय पूरी तरह से दिवालिया हो चुका था। उसने न सिर्फ अपना घर खोया बल्कि वो इतने बड़े कर्ज के नीचे दब गया जिसे वो जिंदगी भर नहीं चुका सकता था। और उसकी पत्नी उनके परिवार की आखिरी बची हुई सेविंग्स लेकर अपने बच्चे के साथ रातों रात इस तरह गायब हो गई जैसे कपूर उड़ जाता है। वांग दहाय अब इस पूरे गांव का सबसे लाचार और अकेला इंसान बन चुका था। वह दिन रात 24 घंटे खुद को सबसे सस्ती और घटिया शराब के नशे में डुबोए रखता और गांव की गलियों में एक जिंदा लाश की तरह भटकता रहता। दूसरी तरफ मैंने अपनी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू किया। वसंत की शुरुआत में मैंने प्रोफेशनल लकड़हारों को बुलाया ताकि वे मेरे जंगल के कुछ हिस्सों को सलीके से छांट सकें। वे पेड़ जो नींव के बहुत करीब थे और जिन्होंने एक सच्चे नायक की तरह अपने मिशन को पूरी तरह अंजाम दे दिया था, उन्हें मैंने एक एक करके कटवा दिया। जमीन के नीचे मौजूद उनकी जड़ों ने उस मिट्टी का पूरा कायाकल्प कर दिया था। लेकिन मैंने सारे पेड़ नहीं काटे। इसके बजाय मैंने किनारे वाले हिस्से के पेड़ों को छोड़ दिया ताकि वे हवा से बचाने के लिए एक प्राकृतिक बाड़ बन सकें। काटे गए पेड़ों की लकड़ी बहुत ही शानदार क्वालिटी की थी, इसलिए मैंने उन्हें शहर की एक फर्नीचर वर्कशॉप में बेच दिया। इससे मुझे बहुत तगड़ा मुनाफा हुआ। इस पैसे से सबसे पहला काम जो मैंने किया वो था कृषि केंद्र से एक्सपर्ट्स को बुलाना ताकि वे मेरे खेत की मिट्टी की बारीकी से जांच कर सकें। जब रिपोर्ट आई तो एक्सपर्ट्स हैरान रह गए और उन्होंने मेरी जमीन की जमकर तारीफ की। जब मैं जांच की वो रिपोर्ट अपने हाथों में थामे हुए था तो मेरे हाथ हल्के से कांप रहे थे। ये इस जमीन का मेरे लिए एक इनाम था। मैंने उस पैसे का इस्तेमाल मेड़ों को फिर से दुरुस्त करने में किया। मैंने मजबूत पत्थरों की मदद से उन्हें बहुत सलीके से तैयार किया। मैंने सिंचाई के लिए नई नालियां खोदी। झरने का साफ सुथरा पानी खुशी खुशी बहता हुआ खेत की तरफ आने लगा, जिससे नई जिंदगी पा चुकी जमीन पूरी तरह सींचने लगी। मैं खुद शहर के बीज भंडार गया और मैंने धान के सबसे बेहतरीन क्वालिटी के नए बीज चुने। वसंत की हल्की बहती हवा के बीच मैं उस मुलायम और गीली मिट्टी पर नंगे पैर चल पड़ा। अपने खुद के हाथों से मैंने उस जमीन पर सुनहरी उम्मीदों के बीज बिखेर दिए जो न जाने कितने तूफानों से गुजर चुकी थीं। इस काम में मेरा पूरा प्यार और मेरा पुराना गुस्सा घुला हुआ था। मेरी जिंदगी अब बहुत व्यस्त लेकिन सार्थक हो चुकी थी। गांव के हर इंसान ने हमारे परिवार के इस बड़े बदलाव को अपनी आंखों से देखा। मेरे प्रति उनकी नजरों का नजरिया बदल चुका था। वह अब किसी हमदर्दी या गहरी हैरानी का नहीं बल्कि एक सच्चे सम्मान और खौफ का था। अब वे मुझे ली के लड़के कहकर नहीं बुलाते थे। इसके बजाय वे मुझे बहुत आदर से भाईली कहकर पुकारने लगे थे। कभी कभी गांव के कोने की दुकान पर मेरी मुलाकात वांग दहाय से हो जाती, जो वहां शराब उधार मांग रहा होता था। उसने गंदे और फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे और उसके बाल किसी जंगली घास की तरह बिखरे हुए थे। उसकी आंखें धुंधली और पूरी तरह बेजान थीं। उसके भीतर अब उस पुरानी अमीरी और घमंड का एक कतरा भी बाकी नहीं बचा था। जब भी वो मुझे देखता तो वो बिल्ली को देखकर डरने वाले चूहे की तरह कांपने लगता और तुरंत अपना सिर नीचे झुका लेता। वो मेरी आंखों में आंखें डालकर देखने की हिम्मत नहीं कर पाता था और लड़खड़ाते कदमों से दूर चला जाता। जब मैं उसकी उस झुकी हुई पीठ को देखता तो मुझे उसकी इस बर्बादी पर जरा सी भी खुशी महसूस नहीं होती थी। दिल में सिर्फ इस चंचल नियति को देखकर सिर हिलाने का भाव आता और साथ ही अपने इस पूरे बदले की कामयाबी पर एक बहुत ही गहरा आंतरिक सुकून महसूस होता। इस दुनिया में ऐसा कोई गुस्सा नहीं है जिसकी कोई ठोस वजह न हो और न ही ऐसा कोई जजमेंट है जिसकी कोई शुरुआत न हो। इस दुनिया में ऐसा कोई भी राज नहीं है जो कभी ना कभी खुलकर सामने ना आए। जब पतझड़ का मौसम आया तो मेरे खेत में धान की इतनी शानदार फसल हुई जो मैंने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखी थी। धान की वे सुनहरी बालियां अपने ही भारी वजन के कारण नीचे की तरफ झुकी हुई थीं। फसल का हर एक पौधा दूसरों के खेतों की तुलना में कहीं ज्यादा स्वस्थ और लहलहाता हुआ था। इन शानदार दानों से पकाया गया चावल खुशबू से सराबोर और खाने में बेहद लजीज था। इस बेहतरीन फसल ने बहुत जल्द हमारे शहर के कृषि विभाग के एक्सपर्ट्स का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया और वे इसका मुआयना करने पहुंचे। मेरे धान के खेत को देखकर वे एक्सपर्ट्स दांतों तले उंगली दबाने लगे। उन्होंने मिट्टी को और बारीकी से जांचने के लिए मुट्ठी भर मिट्टी का सैंपल भी लिया। उन्होंने मुझसे उन बारीकियों के बारे में भी पूछा कि मैंने इसे किस तरह से उगाया था। एक्सपर्ट्स के साथ साथ लोकल टीवी स्टेशन के रिपोर्टर्स भी वहां पहुंचे थे। एक युवा महिला रिपोर्टर ने मेरी तरफ माइक आगे बढ़ाया और उत्सुकता से मुझसे पूछा, आपकी इस शानदार खेती का आखिर क्या सीक्रेट है? कैमरे का लेंस पूरी तरह से मेरी तरफ फोकस था। मैंने उसकी तरफ देखा और मेरे दिमाग में वांग दहाय का वो घमंडी चेहरा घूम गया। मुझे उस गंदगी से भरे बदबूदार काले पानी की भी याद आई, लेकिन अंत में मैं सिर्फ मुस्कुरा दिया। अपनी एक बहुत ही सादा लेकिन बेहद गंभीर आवाज में मैंने कहा, इसकी कोई बहुत स्पेशल वजह नहीं है। मुझे बस ऐसा लगा कि इस जमीन को भी थोड़े आराम और सही देखभाल की जरूरत है। मैंने वांग दहाय की उन काली करतूतों का कोई जिक्र नहीं किया। मैंने अपने उस पूरे बदले का दिखावा भी नहीं किया। मैंने इस कामयाबी का पूरा क्रेडिट प्रकृति के इस चमत्कार को दे दिया, क्योंकि मैं जानता था कि बदले का सबसे समझदारी भरा तरीका पूरी दुनिया के सामने चिल्लाकर अपना गुस्सा जाहिर करना नहीं होता। रिपोर्टर मेरी इस कहानी में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो गई। उसे महसूस हो रहा था कि इस सब के पीछे कोई बहुत गहरी वजह छिपी है। जब टीवी पर वो न्यूज टेलीकास्ट हुई तो पूरे शहर में ये एक बहुत बड़ी चर्चा का विषय बन गई। लोगों ने मेरी जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि मैं एक बेहद बुद्धिमान, दूरदर्शी और आधुनिक किसान हूँ जो मिट्टी के मिजाज को
अच्छी तरह समझता है। वे कह रहे थे कि भविष्य के बारे में सोचने की इसकी क्षमता लाजवाब है और हम सबको इससे सीख लेनी चाहिए। मेरा यह काम दूसरों के लिए एक बेहतरीन मिसाल बन चुका था और कई लोग इस पर गर्व कर रहे थे। बहुत जल्द कुछ लोगों ने इस कहानी की परतों को टटोलना शुरू कर दिया। तमाशाबीन लोगों ने वांग दहाई के उस पुराने घमंड को याद किया जब उसने मकान बनाने के लिए जबरदस्ती हमारी जमीन हड़पने की कोशिश की थी, और साथ ही उसके उस आलीशान मकान के अचानक ढह जाने की घटना को भी याद किया। इन सबको मेरे पॉपुलर के पेड़ लगाने के फैसले से जोड़कर देखा गया। इस तरह एक सोचे समझे मुकम्मल बदले की ये कहानी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट की तरह चुपचाप लोगों के बीच फैलने लगी, और जैसे जैसे ये कहानी एक मुंह से दूसरे मुंह तक पहुंचती गई, ये और भी ज्यादा रोमांचक होती चली गई। ये हकीकत टीवी न्यूज की तुलना में लोगों के बीच और ज्यादा जिंदा होकर उभरी। असली सच आखिरकार तैर कर ऊपर आ चुका था। मुझे खबर मिली कि गलियों में आवारा भटकने वाले वांग दहाई ने किसी के मोबाइल पर मेरे बारे में चली वो न्यूज देखी थी। उसने लोगों के बीच फैली उन अफवाहों को भी सुन लिया था। वहीं सड़क पर ही उसका पूरा संसार मानो बिखर गया और वो अपना सिर पकड़कर फूट फूट कर रोने लगा। वह खुद चिल्लाकर कह रहा था कि उसे अपनी पुरानी करतूतों का फल मिल चुका है। उस दिन के बाद से वो गहरे संकोच और शर्म के मारे गांव में कभी दिखाई नहीं दिया। वो हम सबकी नजरों से हमेशा के लिए गायब हो चुका था। दूसरी तरफ मेरी इस कहानी की वजह से मेरे खेत का चावल पूरे इलाके में सफलता और राइस ऑफ सक्सेस के नाम से मशहूर हो चुका था। दूर दूर से ऑर्डर्स की बौछार होने लगी थी और इसकी कीमत आम चावल की तुलना में कई गुना ज्यादा महंगी हो चुकी थी। हमारे जीवन का पूरा पासा ही पलट चुका था। हमारी जिंदगी अब बेहद आसान और समृद्ध हो चुकी थी। मैं अब वो लाचार और गरीब इंसान नहीं रह गया था जिसे महज 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करने के लिए जमीन के एक छोटे से टुकड़े पर आश्रित रहना पड़े। मैंने अपनी बुद्धि और मजबूत इरादों के बल पर अपने लिए एक बेहद खुशहाल, समृद्ध और सम्मानजनक जीवन को गरिमा के साथ वापस हासिल कर लिया था। और फिर इसी के साथ हमारी ये छोटी सी स्टोरी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों, आपको ये छोटी सी कंप्लीट स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में।